हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 10 वालों के लिए उनके साइंस का जो है पाठ 4 का लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 है। इसके पहले आपने 3 वीडियो पढ़ा है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1, फिर 1 पार्ट 2 का 2 वीडियो पढ़ा आपने। 1 पार्ट 2 का फर्स्ट, 1 पार्ट 2 का सेकेंड, 2 वीडियो पढ़ा है। उसके बाद फिर आपने पढ़ा लेक्चर नंबर 2 पार्ट में 4 वीडियो, मतलब लेक्चर नंबर 2 पार्ट 1 कुल मिला के 4 वीडियो। ये 5वां वीडियो है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्या पढ़ा है कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के तरीके के बारे में, कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के 2 तरीका आपने पढ़ा है। हाँ, 3 तरीके। तो ध्यान दीजिए आप। तो ये कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के तरीके के बारे में जाना था कि सामान्य पद्धति से नाम किया जाता है, एक आईयूपीएसी पद्धति से। सामान्य पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का जो नाम होता है उनके स्रोत के आधार पर किया जाता है कि कहाँ से वो प्राप्त हो रहे हैं, या और कुछ विशेष गुणों के आधार पर। जैसे आपने बताया था मैंने कि मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह कहाँ पाया जाता है, मार्सी प्लेसेस, तलदरी स्थानों पर पाया जाता है। और एक है यूरिया का नाम यूरिया क्यों पड़ा, क्योंकि ये यूरिन से प्राप्त होता है, मूत्र से प्राप्त होता है। इसके बाद आपने, हाँ, फार्मिक एसिड, ध्यान दे, फार्मिक एसिड का जो नाम है वो कैसे पड़ा है, क्योंकि ये लाल चींटी से, हाँ, फार्मिक एसिड का फार्मिक एसिड नाम जो है लाल चींटी से प्राप्त होने की वजह से पड़ा। फार्मिक एसिड को ग्रीक भाषा में या लैटिन भाषा भी कह सकते हैं, ग्रीक भाषा में भाई कहा जाता है फार्मिकस। क्या कहा जाता है? फार्मिकस का मतलब होता है लाल चींटी। फार्मिकस का मतलब है लाल चींटी। तो लाल चींटी से प्राप्त होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, आपको लिखवाया था कि कार्बनिक यौगिकों का अगर आईयूपीएसी नाम लिखा जाए, दूसरा पद्धति सिस्टम बात करें, आईयूपीएसी सिस्टम, तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं पूर्वलग्न। किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो सबसे पहले लिखते हैं पूर्वलग्न, इसके बाद मूलाक्षर, इसके बाद अनुलग्न। क्या लिखते हैं भाई सबसे पहले आप? पूर्वलग्न, फिर क्या लिखते हैं? मूलाक्षर, फिर क्या लिखते हैं? अनुलग्न, या मूल शब्द भी कहा जाता है अनुलग्न। जानते हैं पूर्वलग्न किसे दिखाता है? मतलब पूर्वलग्न को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है द्वितीयक पूर्वलग्न, द्वितीयक है, फिर क्या है? प्राथमिक, इसके बाद मूलाक्षर, इसके बाद इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राथमिक और प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। तो अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका पूर्ण रूप से नाम लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो सबसे पहले जो है आईयूपीएसी नाम में जो है क्या क्या लिखते हैं, कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम, उसमें लिखते हैं सबसे पहले क्या? द्वितीयक पूर्वलग्न, द्वितीयक, पूर्वलग्न। इसके बाद क्या लिखते हैं? प्राथमिक पूर्वलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न। इसके बाद क्या लिखते हैं? मूलाक्षर, और फिर क्या लिखते हैं? प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, फिर क्या लिखते हैं? द्वितीयक अनुलग्न। तो इस तरीके से कार्बनिक यौगिकों का पूर्ण नाम लिखा जाता है। सबसे पहले द्वितीयक पूर्वलग्न, फिर प्राथमिक पूर्वलग्न, फिर मूलाक्षर, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। अब आपको एक ट्रिक तरीके से पढ़ना है कि ये किसे दिखाता है। ये दिखाता है पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह। किसे दिखाता है? तो सबसे पहले आपको पार्श्व श्रृंखला या क्या लिखनी है? प्रतिस्थापी समूह, पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह। उसके बाद आपको लिखा जाना चाहिए आपके द्वारा बंध श्रृंखला। क्या लिखेंगे आप?
पार श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह। उसके बाद क्या लिखेंगे, बंध श्रृंखला। अब बंध श्रृंखला के लिए प्रायः साइक्लो लिखा जाता है। इसके बाद ये तो जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या लिखेंगे। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को लिखते हैं। उसके बाद क्रियात्मक समूह। ये क्या है, ये कार्बन की संख्या है जनक श्रृंखला में, उसके बीच बंध, उसके बाद लिखना है बंध कि कौन सा बॉन्ड है। उसके बाद लिखना चाहिए क्या, क्रियात्मक, आपको याद होना चाहिए। और क्रियात्मक समूह में क्या क्या पढ़ेंगे आप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब जानते हैं कि भाई ये आएगा, ठीक है। तो ये जानते रहो, बेसिक फंडा है कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने का। सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापित समूह, उसके बाद बंध श्रृंखला, उसके बाद कार्बन की संख्या, उसके बाद बंध लिखना है कि कौन सा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कह देंगे, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। इसके बाद क्रियात्मक समूह। अब यही आपको पढ़ाएंगे कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का नियम क्या होना चाहिए। कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला को पहचानेंगे। सबसे पहले आप क्या पहचानेंगे, पहले कार्बनिक यौगिक को पहचानेंगे, फिर इसी को लिखना शुरू करेंगे कि भाई लंबी श्रृंखला है, पार्श्व श्रृंखला है। तो अगर लंबी श्रृंखला पार्श्व श्रृंखला आ गई तो सबसे पहले किसको लिखना है, नहीं, जब नाम लिखेंगे, जैसे कार्बनिक यौगिकों में पहचानना पड़ेगा कि ये लंबी श्रृंखला मिल गई, पार्श्व श्रृंखला क्या होगी या प्रतिस्थापित समूह क्या होगा। मान लीजिए मिल गया आपको कार्बनिक यौगिक में, तो नाम अब उसका लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापित समूह या पार्श्व श्रृंखला। उसके बाद अगर बंध श्रृंखला ना हो तो आप इसको लिख दें। बंध श्रृंखला ना हो तो लंबी श्रृंखला में कार्बन देखो कितना है, कार्बन जितना हो 5-6 जो भी हो लिख दिया गया, 5-6 पेंट हेक्स जो भी लिख दिया जाएगा। इसके बाद बॉन्ड देख लो कौन सा है, सिंगल बॉन्ड एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड। आसान है, हार्ड नहीं, हार्ड नहीं, अगर आप अपने तरीके से पढ़ेंगे तो आसान है। तो हेडिंग कर लिया, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का नियम। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का नियम, रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का नियम, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का नियम। तो सबसे पहला नियम लिख लो, लिखो सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव, सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव जनक श्रृंखला या मातृ श्रृंखला के रूप में, जनक श्रृंखला या मातृ श्रृंखला के रूप में करते हैं और जो लंबी श्रृंखला में नहीं आ पाते, पार्श्व श्रृंखला कहलाते हैं। लंबी श्रृंखला में नहीं आ पाते, पार्श्व श्रृंखला कहलाते हैं। तो समझे ध्यान से इस नियम को, यही नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसको आपने समझ लिया ना, फिर थोड़ा सा आप आसान होती चली जाएंगी चीजें। कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक
दिया जाएगा नाम लिखने के लिए, सबसे पहले आपको लंबी श्रृंखला पहचान। लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला का मतलब जहां कार्बन ज्यादा मिले, जहां कार्बन क्या मिले, ज्यादा। लंबी श्रृंखला का मतलब यही है कि कार्बन की संख्या ज्यादा जहां मिलेगी वही लंबी श्रृंखला होगी, और उसी का आधुनिक भाषा में नाम देते हैं जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला। और जो भी जनक श्रृंखला में, लंबी श्रृंखला में नहीं आ पाएगा, उसे आप क्या नाम दे देंगे, पार्श्व श्रृंखला। और जानते रहो कि लंबी श्रृंखला में हमेशा कार्बन को ही शामिल करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को नहीं। मतलब सामान्य केस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को शामिल नहीं करते हैं, कार्बन की ही लंबी श्रृंखला बनती है। जब भी लंबी श्रृंखला बनाना, ऐसा नहीं नाइट्रोजन को शामिल कर लिए, नहीं, किसको शामिल करना है, कार्बन। ठीक है, जैसे मान लो, देखो मैं सबसे पहला केस की बात करूं, जैसे आपसे कह दिया जाए ऐसी, तो देखो यहां पे आपको दिख रहा है कि यही लंबी श्रृंखला है, यहाँ कोई ऐसा कार्बन है नहीं कि जिसको छोड़ सके आप। देखो लंबी श्रृंखला का मतलब जितना आप सोच सको, जितना ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिल जाए ना, एक ऐसा लंबी चेन बना के उसमें सब शामिल कर लो, सभी को आप शामिल कर लो। वो चेन तिरछा भी मिले, जैसे आपके मन में नहीं चले कि श्रृंखला, लंबी श्रृंखला का मतलब सीधे ही मिले। लंबी श्रृंखला का मतलब है कार्बन ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो तिरछा हो तो भी हमसे मतलब, हाँ थोड़ा जानते रहिए आप लोग। लंबी श्रृंखला का मतलब ये नहीं कि सीधा ही मिले बस वही लंबी श्रृंखला है, नहीं, कार्बन की संख्या ज्यादा मिले ये लंबी श्रृंखला है, और चाहे वो तिरछा भी हो उससे हमसे मतलब, हम उसको लंबी श्रृंखला नाम देंगे। जैसे एग्जाम्पल, इसका तो कोई खास नहीं है, इसका मान लो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देखो, जैसे मान लो ऐसा कुछ आ जाए, तो बताइए कार्बन कहाँ ज्यादा मिलेगा। हाँ, अगर आप सीधे जाएंगे तो यहाँ देखो 4 आएगा, मतलब इधर से मान लो आ रहे हो 1 2 3 4, ये 5वां कार्बन। अगर यहीं नीचे जाओ तो 6 मिलेगा, 4 और 2 और मिल जाएगा, 4 कार्बन यहाँ तक है, 2 और मिलेगा ना, तो 6 कार्बन मिलेंगे। तो किसको लंबी श्रृंखला बनाना है, जहां कार्बन ज्यादा मिले, जहां कार्बन क्या मिले, तिरछा हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी लंबी श्रृंखला ये हो, समझ पा रहे हैं आप। ये बहुत छोटा स्टेप है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, इसी को बोलते हैं लंबी श्रृंखला। आधुनिक भाषा में इसी का क्या नाम दिया गया पता है, जनक श्रृंखला या मातृ श्रृंखला। जनक श्रृंखला या मातृ श्रृंखला इसी का नाम दिया गया है। और जो भी लंबी श्रृंखला में छूट गया है, जैसे लंबी श्रृंखला में ये तो नहीं आ पाया है, बाकी सब आ गए हैं भाई, चेन बना लिए, सब आ गए उसमें, ये छूट गया है, इसको आप क्या नाम देंगे। हाँ, इसका थोड़ा सा मैं लिख लूँ तो बताऊं, पार्श्व। क्लियर हो पा रहे हैं आप। इसको अंग्रेजी में जानते हैं, बोलते हैं पेरेंट या मदर चेन। पेरेंट और मदर चेन। इसको क्या बोलेंगे, साइड चेन। क्या बोलेंगे, एक अगर एग्जांपल और देख लिया जाए, जैसे देखो आपसे ऐसा कोई कह दे, देखिए थोड़ा सा अच्छे देख लो, यहाँ पे आ रहा है ना, ये 2 केसेस हैं। अच्छा देखो ध्यान से, आपसे कहे कोई कि यहाँ लंबी श्रृंखला मिलने का चांस है, आपसे कोई कहे कि यहाँ जो है जनक श्रृंखला कौन सी हो, पहले में जनक श्रृंखला मतलब लंबी श्रृंखला कौन सी हो, तो देखो पहले यही छोटा स्टेप देखिए, अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से भी दूसरा कार्बन है, यहाँ से भी क्या है, दूसरा ही कार्बन होगा, इसको भी शामिल पता लगा नहीं। जैसे अगर आप इसको यहाँ सीधे चलते हैं तो ये पहला ही दूसरे पे कार्बन आ जाएगा, अगर आप तिरछा जाओ तो भी तो 2 ही मिलेगा। तो आप देखो यहाँ तक स्वतंत्र रहिए कि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मैं चलूंगा, लंबी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया में यहाँ आप सीधे चलेंगे यहाँ तक, लेकिन इसके बाद यहाँ एक ही कार्बन मिल रहा है,
और नीचे आने पे कितना मिल रहा है? तो किसे मानेंगे लंबी श्रृंखला? जहां कार्बन ज्यादा मिले, जहां कार्बन क्या मिले? ज्यादा। तो आप प्रयास करो, चाहे ऐसी तिरछा भी जाओगे तो भी वही बात है, सीधा जाएंगे तो भी वही बात है। मैं क्यों बोल रहा हूँ वही बात होगा? जब आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे ना, तो आप चाहे ऐसे लंबी श्रृंखला बनाएंगे, बस यहां मत जाना, बस ये दोनों बात एक ही है। यहां से आएंगे तो भी दूसरा कार्बन है, यहां से आएंगे तो भी क्या है? बस इसके अगर सीधा जाओगे तो फिर नाम अलग आएगा, वो गलत नाम आएगा। आपका सही श्रृंखला क्या होगा? सीधा बनाओगे। तो अगर आपने यहां देखो, यहां आपने ऐसे बनाया है, बाकी इधर चाहे सीधे ले लो चाहे तिरछा ले लो, नाम लिखने पर दोनों का क्या आएगा? समान। इसलिए मैं कह रहा हूं बात एक ही है। मैं बात एक ही है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप नाम लिखेंगे, जब मैं आपको नाम लिखना सिखा दूंगा भी, तो दोनों का नाम क्या आएगा? एक ही। लेकिन आप सीधे ही बना लो, क्या दिक्कत है? चलो हमने सीधे ही बना लिया। तो ये क्या है? मतलब ये दोनों पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, जो भी लंबी श्रृंखला से छूट गए हैं, बाहर हो गए हैं। हाँ, तो ये भी साइड चेन है, ये भी क्या है? हाँ, लॉन्ग चेन में नहीं है, साइड में, साइड में है। ठीक है। हाँ, इसकी बात करें, देखो अगर आप ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ दूसरे पे आएगा, यहाँ मिलेंगे, कितना मिलेगा? तो आप ये जान चुके हैं। चलो ठीक है, यहाँ से भाई ये सही इफेक्ट है। इसके बाद यहाँ के बाद सीधे नहीं जाना है, नीचे आने पर दो और कार्बन मिल जाएंगे। तो लंबी श्रृंखला कौन सी होनी चाहिए? ऐसी। अगर आपने लंबी श्रृंखला चुनने में ही गलती कर दी तो आईयूपीएसी नाम कभी सही नहीं हो सकता। तो पहले आप लंबी श्रृंखला को बेहतर तरीके से चुनना सीख लें, ताकि आगे की जो प्रॉब्लम्स वो सब आसान हो जाए। इसमें जो है लंबी श्रृंखला आपकी ये बन जाएगी, बाकी ये दोनों और श्रृंखला है। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा फैक्ट, ये तो जान लीजिए, आप समझ गए हैं कि ये आपका क्या है? ये लॉन्ग चेन है, पेरेंट चेन है, ये दोनों साइड चेन थे, मतलब वहां दोनों ऐसे, यहां भी करेंगे, ये पेरेंट चेन होगा। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा एक बात कर लूं, जैसे आपसे कोई कहे ऐसा, हाँ इसमें थोड़ा सा कोई पूछे तो, हाँ इसे ना, हाँ यही जान लीजिए आप, जैसे कभी भी लास्ट में अगर कोई कार्बन लगा हो, आपको लग रहा है कि साइड में है, और बच्चे सामान्य केस में गलती कर भी देते हैं, इसको साइड मान लेते हैं। लेकिन अगर लास्ट वाले कार्बन के साथ अंतिम वाला कार्बन, चाहे इस अंतिम कार्बन के साथ कोई कार्बन जुड़ा हो, चाहे इस अंतिम कार्बन के साथ में कोई कार्बन जुड़ा हो, उसको कभी भी साइड चेन नहीं, उसको साइड में नहीं मानना है, उसको लंबी श्रृंखला में शामिल कर ही लेना है। समझ पा रहे हैं आप? चाहे इस साइड कार्बन में कोई कार्बन लगा हो, चाहे उस साइड कार्बन में, चाहे दोनों साइड हो, जैसे मान लीजिए यहाँ दोनों साइड आ जाए, तो आप दोनों को पार्श्व श्रृंखला नहीं मानेंगे। लगता है, भ्रमित कर देता है बच्चों को कि इन दोनों को बच्चे क्या मान लेते हैं? पार्श्व श्रृंखला, और इतना ही कार्बन का लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जो कि गलत है। क्या है? गलत। सही क्या होगा? सही पूरा, हाँ समझ पा रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पे नोट साइड चेन, यहाँ पे साइड चेन, हाँ जबरी नहीं तैयार करना है, जब मिले तो ही। इतना लिख लो फटाफट, फिर बताता हूँ, ध्यान दीजिए आप। तो अभी आप सबसे पहला पॉइंट है लंबी श्रृंखला को पहचानना सीखना। लंबी श्रृंखला पहचानने का तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिल जाए, संभव हो अधिक से अधिक कार्बन को शामिल करें आप। इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखिए आप, हो गया ना? लिखो जनक श्रृंखला का अंकन, जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं, सिरा का मतलब किनारा, दो किनारे हैं, उस सिरे, ब्रैकेट में किनारे भी कह सकते हैं। जनक श्रृंखला का अंकन, अंकन उस सिरे या किनारे से करते हैं, उस सिरे या किनारे से करते हैं जिधर से
जिधर से पार्श्व श्रृंखला अथवा प्रतिस्थापी समूह, पार्श्व श्रृंखला अथवा प्रतिस्थापी समूह नजदीक हो, पार्श्व श्रृंखला अथवा प्रतिस्थापी समूह नजदीक हो। अच्छा देखिए ध्यान से, जैसे मान लो, जैसे अब आपसे कहे ये लंबी श्रृंखला आप बना लेंगे ना इसमें, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो, ध्यान से, अब ये लंबी श्रृंखला आप इसमें बना लेंगे। लंबी श्रृंखला कौन सी बनेगी, आप यहाँ बनाएंगे तो सामान्य केस में यही लंबी श्रृंखला बन जाएगी, आपके द्वारा बना दी जाएगी। इसमें लंबी श्रृंखला आपकी ये होगी, ये होगी ना, और यहाँ तो आप सीधे बना लोगे लंबी श्रृंखला, ठीक है। या चलो मैं इसे और बना दूं, यही बढ़ा लेता हूं, चलो, तो लंबी श्रृंखला आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। अब बात है ना, दूसरा नियम है, लंबी श्रृंखला बना लिया गया, मान लो पार्श्व श्रृंखला मिल जाए या प्रतिस्थापी समूह। मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं प्रतिस्थापी समूहों के विषय में, कि प्रतिस्थापी समूह जो है ना, ये कभी भी लंबी श्रृंखला में आते नहीं। प्रतिस्थापी समूह जो है कभी भी लंबी श्रृंखला में आते नहीं, और जो प्रतिस्थापी समूह है ना, ये एक प्रकार के जो है क्रियात्मक समूह है। प्रतिस्थापी समूह जो है एक प्रकार के क्रियात्मक समूह है, ठीक है। और ये जो है लंबी श्रृंखला में नहीं आ पाते। ये कह सकते हैं ना कि क्रियात्मक समूहों में सबसे कम वरीयता देने वाले जो होते हैं क्रियात्मक समूह, जो सबसे नीचे होते हैं, उनको ही प्रतिस्थापी समूह नाम दिया जाता है। अब वो है क्या, वो है क्या पता है, वो है आपके, एक है नाइट्रो और एक है आपका FCl-BrI, ये सब FCl-BrI, नाइट्रो क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरोफ्लोरो ब्रोमोआइडो, और एक आपका है OR, इसका नाम है एल्कॉक्सी। आप जानते रहो थोड़ा सा कि ये सब जो है ना, ये सब आपके प्रतिस्थापी समूह है। और जब प्रतिस्थापी समूह होते हैं ना, इनको जो है ना सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह को IUPAC नामकरण के समय सबसे पहले लिखा जाता है। पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूहों को जब IUPAC नाम किया जाता है तो सबसे पहले इन्हीं को लिखा जाता है। उसके बाद लिखते हैं बंद श्रृंखला को, अगर है, लेकिन यहाँ तो बंद श्रृंखला आपको दिख नहीं रही है, तो फिर आगे बढ़ के देख लेना कार्बन कितना है, कि कार्बन जो लंबी श्रृंखला मिली है उसमें कार्बन कितने हैं। उसके बाद देखना है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, और यहाँ आपको क्रियात्मक समूह नजर नहीं आ रहा है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड कीटोन कहाँ है बताइए, है नहीं, तो यहाँ क्रियात्मक समूह नहीं है, तो वहां तक जाना भी नहीं, उसके पहले रुक जाना है, बॉन्ड देख के खत्म, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लिखने के बाद खत्म। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट होता है, मैंने बताया लंबी श्रृंखला पहचान लो, दूसरा है अंकन करना। तो लंबी श्रृंखला का अंकन कहाँ से करना चाहिए, जहां से पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह नजदीक हो। ये आपका पार्श्व श्रृंखला है, कार्बन, देखो कार्बन अगर लंबी श्रृंखला में नहीं आए तो उसको पार्श्व श्रृंखला नाम दिया जाएगा, और ये तो कभी लंबी श्रृंखला में आ नहीं पाएंगे, ये कभी भी लंबी श्रृंखला में, हाँ भाई, ये थोड़े शामिल करते हैं। नाइट्रोजन की लंबी श्रृंखला थोड़ी बनती है, किसकी बनती है, कार्बन की न बनती है, फ्लोरीन की थोड़ी बनती है, तो ये कभी भी लंबी श्रृंखला में नहीं आए। कार्बन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो जो कार्बन लंबी श्रृंखला में आ जाएगा उसको तो जनक श्रृंखला का हिस्सा मान लेंगे कि जनक श्रृंखला में आ गया है, और जो कार्बन जब लंबी श्रृंखला में नहीं आ पाएगा उसे आप नाम देंगे पार्श्व श्रृंखला, विशेष नाम। जो कार्बन लंबी श्रृंखला में नहीं आएगा उसे आप क्या नाम देंगे। बाकी देखो मैं मॉडर्न तरीके में यहाँ H नहीं लगा रहा हूँ, जब भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं ना तो उसमें H होता है, इससे आप यहाँ 3 H लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए, यहाँ 2 H, यहाँ 2 H, यहाँ 1 H लगाएंगे आप, यहाँ 3 H, यहाँ भी 3 H, मैं H नहीं लगा रहा हूँ, H जानते रहो। और H देखो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में H का योगदान नहीं,
H तो कार्बन की वैलेंसी को पूर्ण कर रहा है। जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन की वैलेंसी को पूरा करता है, उसका IUPAC नामकरण में कोई योगदान नहीं, इसलिए मैंने H को नहीं लिखा है। वजह यही है। लेकिन जब आपको दिया जाएगा ना, जब आपको नाम लिखने को दिया जाएगा तो H लगा के बका दे, एकदम बढ़िया से देगा, H लगा। ठीक है, तो आप H को मत देखना, लगा रहेगा, H को मत देखिएगा। नाम किसका लिखेंगे? कार्बन का। हमको कार्बन को फोकस करना है। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे मान लीजिए यहाँ कोई के अंकन करें, लंबी श्रृंखला मिल गई आपको, भाई कार्बन तो मिल गया। अब वही कार्बन जितने हैं सबको देते हैं, किसी को 1 नंबर, किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर, सबका ऐसे नंबरिंग होता है, अंकन होता है। अंकन का नियम क्या है कि जहां से वहीं से अंकन करो जहां से पार्श्व श्रृंखला क्या हो, नजदीक। तो यहाँ से इधर से नहीं, ये नजदीक है भाई, इधर से तो बहुत दूर आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4, इधर चौथे कार्बन से पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हुआ पाया जाएगा, इधर दूसरे कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो फिर अंकन आप कहाँ से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5। क्लियर? अब बात अगर यहाँ से करें तो आप देख भी सकते हो कहाँ से अंकन किया जाना चाहिए। इधर से तीसरे कार्बन से जुड़ा है, इधर से बड़ा दूर पे आ जाएगा, जो भी आएगा बहुत दूर पे आ जाएगा, दिख भी रहा है आपको। तो आप अंकन वहां से करो 1 2 3 4 5 6 7। समझ पा रहे? यहाँ तो दिख रहा है आपको 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5। कहाँ से करेंगे अंकन? इधर से, हाँ, जहां से नजदीक पड़े। समझ पा रहे हो? तो अंकन 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं इसी में थोड़ा नाम लिखना भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत, बार बार ऐसा नहीं बताएंगे, मैं बता दे रहा हूँ, फिर नियम लिखवा दूंगा। अब मान लो इसकी इसका नाम लिखना है, लंबी श्रृंखला बना लिया आपने, पार्श्व श्रृंखला अंकन उकन कर लिया, पार्श्व श्रृंखला भी मिल गया, अंकन उकन सब कर लिया। इसके बाद लास्ट पॉइंट है नाम लिखना। अब इनका क्या लिखना पड़ेगा? नाम। नामकरण का तरीका मैंने बताया है, लंबी श्रृंखला छाट लिया, पार्श्व श्रृंखला छाट लिया, अब तो लिखना ही है। तो सबसे पहले किससे लिखते हैं? पार्श्व। किसे लिखते हैं? हाँ, सबसे पहले इसे ट्रिक समझो, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला को लिखते हैं, उसके बाद बंध श्रृंखला को, ट्रिक्स पढ़ो, उसके बाद कार्बन की संख्या को, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को, उसके बाद क्रियात्मक समूह। ये ट्रिक टाइप चले, आसान भाषा। ठीक है, अर्थात इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि सबसे पहले द्वितीय पूर्वलग्न को, उसके बाद प्राथमिक पूर्वलग्न को, इसके बाद मूलाक्षर को, इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद। अच्छा, मान लो आपको ये मिल गई ब्रांचेस वगैरह, अब नाम ही लिखना है। तो देखो, अगर मैं आपको कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ, इससे अगर पार्श्व श्रृंखला में कार्बन आ जाए, क्या आ जाए? इसका तो नाम रटे आप, नाइट्रो होगा, फ्लोरो, फ्लूओरो, मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि मैं लिखवाया हूँ, इसका नाम नाइट्रो होता है। नाइट्रो होता है जब ये कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं तब। वैसे तो इसका नाम फ्लूओरीन है, इसका नाम वैसे तो फ्लूओरीन है, लेकिन जब नाम करते हैं तो फ्लूओरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसका है ब्रोमो, और इसका क्या है? आयोडो। हालांकि आयोडीन नाम है, लेकिन लिखते हैं क्या? आयोडो, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के केस में। ठीक है, ये भी हमेशा पार्श्व श्रृंखला ही हो, मतलब प्रतिस्थापी समूह है, वास्तविक नाम प्रतिस्थापी समूह है। कई बार इनको पार्श्व श्रृंखला में लिख देता कि ये पार्श्व श्रृंखला, एक प्रकार के पार्श्व श्रृंखला है, लेकिन वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम जानते हैं? पार्श्व श्रृंखला में जानते हैं कौन आता है? जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब आपके क्या होते हैं? पार्श्व श्रृंखला। ये सब क्या होते हैं? अब देखो ध्यान से सुन लो, जैसे अगर पार्श्व श्रृंखला में कार्बन आ जाए, क्या लिखा आ जाए? पार्श्व श्रृंखला में कार्बन आ जाए, अगर नाइट्रो आएगा तो प्रतिस्थापी समूह है हम, हाँ ठीक है। पार्श्व श्रृंखला में अगर कार्बन आ जाए तो वो हमेशा भाई पार्श्व श्रृंखला तो दिखाई रहा है होने पर, जानते हैं पार्श्व श्रृंखला में कार्बन उपस्थित होने पर जानते क्या करते हैं? कार्बन की संख्या में, कार्बन की संख्या में, ये ट्रिक है, ट्रिक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बुकों में दिया गया, मैं ट्रिक बता रहा हूं। अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न के रूप में
जानते हैं क्या लगाते हैं में उपस्थित कार्बन, पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की, अरे ठीक है, उपस्थित होने पर ठीक है कार्बन की संख्या में अनुलग्न के रूप में YL लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इसको आप रटे नहीं, आसान से यूज कर लो। जैसे मान लो जैसे पार्श्व श्रृंखला में एक ही कार्बन है तो मेथिल क्या लिखेंगे? बस यहाँ भी एक ही कार्बन है, बस वही बता रहे हैं। अगर मान लो पार्श्व श्रृंखला में अगर यही दो कार्बन आ जाए, समझ पा रहे? चलो मैं एथिल ही कर दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है, दो कार्बन कर दिया ताकि दोनों डिफरेंट हो जाए। हाँ चलो कोई कोई अलग बना दे रहा हूँ, चलो चौथा बना देना हूँ। तो फिर आप लंबी श्रृंखला ये बना लेंगे। तो अगर दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथिल। दो कार्बन के लिए एथिल, भाई एथ लास्ट में वाई है, एक कार्बन मेथ वाई एल। कब लिखना है? जब वो कार्बन कहाँ रहे। हाँ बस बस यही याद रखना है। जब कार्बन पार्श्व श्रृंखला में हो तब कार्बन की संख्या में क्या लगा देते हैं बाद में। अब यही पार्श्व श्रृंखला को सबसे पहले लिखना भी है, भाई पार्श्व श्रृंखला में आया है, इसको सबसे पहले लिखना है। और इसका नाम जानते हैं, हो जाएगा मेथिल। क्या नाम होगा? इसका नाम, इसका नाम भी मेथिल, नहीं मेथिल, एक ही कार्बन है, इसका नाम मेथ वाई एल, इसके लिए एथिल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका तो कोई यहाँ एक कार्बन, भाई एक ही कार्बन है ना, तो मेथिल लिखबे करेगा भाई, मेथ वाई एल, ये भी मेथ वाई एल, वो दो कार्बन एथ वाई एल, एथिल। अब देखो इसका नाम तो नाइट्रो होगा, नाइट्रो मतलब कुछ नहीं है, नाइट्रो का नाइट्रो ही लिखते हैं, वो हेलोजन का हेलो। ठीक है, थोड़ा जान लो। अब देखो, अब इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखना है, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला को, फिर लंबी वगैरह बंद श्रृंखला तो है नहीं। अब देखो पार्श्व श्रृंखला मेथिल है और मेथिल कई सारे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो आपको ना पोजीशन लिख देना है पहले कि कई सारे कार्बन से आ रहा है। जैसे ना ये देखना है, मेथिल लिखने के पहले आपको उसका पोजीशन लिखना है, क्योंकि देखो मेथिल, सुनो पहले बता रहा हूं मैं क्यों पोजीशन लिखना जरूरी है। जैसे अगर आप मेथिल लिख रहे हैं, मेथिल लिखने का मतलब एक कार्बन इस लंबी श्रृंखला से छूटा हुआ है ब्रांच में, अब वो कार्बन यहां भी तो हो सकता है। हम कैसे पहचानें कि कैसे कार्बन से जुड़ा है? तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पहले उसका अंक लिखते हैं कि कैसे कार्बन से है। भाई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी तो हो सकता है, हमें कैसे पता कैसे कार्बन से? अगर केवल आप मेथिल बोलेंगे तो कैसे बताओ कैसे कार्बन से लगा हुआ है? नहीं बता सकते ना आप लोग। केवल अगर मेथिल लिखेंगे तो आप नहीं बता सकते कि लंबी श्रृंखला के कैसे कार्बन से जुड़ा हुआ। तो कैसे कार्बन से जुड़ा है उसका पोजीशन भी लिखते हैं। तो दूसरे से तो जानते हैं इसका नाम, इसका नाम लिखते हैं 2 मेथिल। क्या लिखते हैं? क्लियर है? पहले मेथिल को लिखा जाएगा। अब बचाइए कितना कार्बन? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? और सिंगल बॉन्ड है, ये आसान भाषा, 2 मेथिल पेंटेन। 2 मेथिल क्या होगा? पेंटेन। इसकी बात कीजिए तो ये मेथिल है, तीसरे कार्बन से है, थोड़ा ध्यान से। तो क्या लिखेंगे आप? 3 मेथिल 7 कार्बन, हेप्टेन। अभी मैं इसका मतलब बता रहा हूं, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये क्या है, क्यों लगता है, कब लगना चाहिए, समझ पा रहे? फिर मैं भी लिख रहा हूं, फिर बता रहा हूं आपको। इसका नाम होगा 3 मेथिल कितना कार्बन? 7, हेप्ट लिखेंगे, एन, हेप्टेन। इसका नाम 3 नाइट्रो नहीं है, ध्यान से, चौथे कार्बन से नाइट्रो है, इसका नाम लिखा जाएगा 4 नाइट्रो ऑक्टेन। ऑक्ट लिख लो।
ऑक्ट लिखेंगे, ऑक्ट और एन, ऑक्टेन। इसकी बात की जाए, अब अच्छा बताओ यहाँ अंतर कहाँ से करें? आपको दिख भी रहा है, उधर से ही करना चाहिए, इधर से तो काफी दूरी पर आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम लिखेंगे आप 3 एथिल और क्या हेप्टे, नहीं 7 कार्बन हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट, थोड़ा वो याद होना चाहिए, रूट वर्ड आपको याद होना चाहिए। 3 एथिल हेप्टेन। अच्छा अभी में ना, हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा कोई नियम यहाँ तक आ सकता है। चलो मैं इसमें नियम बताने का प्रयास करूंगा। देखो, अगर आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं, दो संख्याएं आ जाए आपस, जैसे एक बार मेथिल 3 पे, एक बार 4 पे आ जाए, एक बार मेथिल कहीं पे आ जाए, अभी तो एक ही बार आया था, आपने कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपने 2 लिख दिया। अगर मेथिल 2 बार आ जाए, एक बार 3 पे, एक बार 4 पे, तो जानते हैं मेथिल अगर 2 बार आ जाए और एक बार 3 पे, एक बार 4 पे, तो आपको 3 मेथिल फिर 4 मेथिल नहीं लिखना है। जैसे बार बार अगर समान, हाँ समान पार श्रृंखला बार बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, समान प्रतिस्थापी समूह ही दो, जैसे NO2 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो आपको ना उसको बार बार नहीं लिखना है। जैसे ऐसा नहीं कि 4 नाइट्रो फिर 3 मतलब 3 नाइट्रो 4 नाइट्रो, ऐसा नहीं लिखेंगे। 2 बार 3 बार आने पर डाई ट्राई का यूज करते हैं। डाई ट्राई यही दिखाता है कि वो 2 बार आया है या हाँ 2 बार या 3 बार आया है। समझ पा रहे हैं? जैसे अगर मेथिल 2 बार आ जाए, तो आपको 2 बार अलग से नहीं लिखना है, साथ में कर देना डाई मेथिल। डाई मेथिल का मतलब मेथिल कितनी बार है, वही बता ही रहा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर मेथिल 3 बार आ जाए तो ट्राई मेथिल। समझ पा रहे हैं? लेकिन सुनिए, लेकिन ना जिस जिस अंक पे आया है ना, जैसे मेथिल 2 बार, एक बार 3 पे, एक बार 4 पे, तो आपको 3 मेथिल 4 मेथिल ना लिख के लिखना है डाई मेथिल, और उसके पहले अंक लिखना है कि कब कब आया है। एक बार 3 पर और एक बार, हाँ एक बार 3 पर, एक बार, समझ पा रहे हो? ऐसे ही मान लो 3 बार आ जाए, एक बार 2 पर, एक बार 4 पे, एक बार 5 पे आ जाए, तो हाँ तो लिखेंगे, हाँ हाँ लिखेंगे ट्राई मेथिल, मेथिल की बात कर रहा हूँ, एक बार 2 पर, एक बार 4 पर, एक बार 5 पर, तो 2 कामा 4 कामा 5। ये कामा वर्ड, कामा कब लगता है भाई, मुझे बताना है, ये कामा कब लगाना चाहिए? जब देखिए, जब संख्याएं बहुत सारी, 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं, तो संख्याओं के बीच में कॉमा लगाते हैं। जब आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो संख्याओं के बीच में क्या लगाते हैं, कामा। जैसे मान लो 2 कामा 3, जैसे अगर आपको मिल जाए 3 4 पे मिला है, जैसे मान लो आपको लिखना है डाई मेथिल आया, मतलब 2 बार मेथिल आया है, एक बार 3 पे, एक बार 4 पे, तो आप अगर ऐसा लिखते हैं 3 मेथिल, फिर क्या लिखते हैं 4 मेथिल, ये तो गलत है। आप बोल दो कि गलत है, अगर लिखा जा रहा है ऐसा, तो समान अगर है तो भाई बार बार नहीं लिखना। सही होगा डाई मेथिल, उसके पहले भी उसका अंक लिखा जाएगा, क्या क्या 3 और 4, पहले 3 को फिर 4 को, ऐसा नहीं पहले 4 फिर 3, जो पहले आया है उसको पहले ही लिखा जाएगा। तो लिखेंगे 3 और इस 4 के बीच में कामा लगा देते हैं, संख्याओं के बीच में कामा। समझ पा रहे हैं? जैसे अगर वही मेथिल भाई 2 4 और 5 पे आया है, तो 2 कामा 4 कामा 5 ट्राई मेथिल। समझ पा रहे हो? लिखेंगे क्या 2 कामा 4 कामा 5 ट्राई मेथिल। थोड़ा ये TRY नहीं लिखना है, TRI। समझ पा रहे हैं? तो अभी मैं यही लिखवाऊंगा कि अगर संख्याएं आपस में आई हूं तो संख्याओं के बीच में कॉमा लगाना चाहिए। कॉमा को जानते हैं ना, ये कॉमा अर्ध विराम हिंदी नाम है। कॉमा थोड़ा समय के लिए रुका जाता है। और इसको जानते हैं क्या, इसको बोलते हैं हाइफन। थोड़ा जानते रहिए आप लोग, ये कॉमा है। कॉमा का यूज कब करना है, जब संख्याएं हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं आई हो तो उनके बीच में क्या लगाना है, कॉमा। और एक होता है हाइफन। हाइफन का हिंदी नाम जानते हैं क्या है, संयोजक चिन्ह। इसका हिंदी नाम है, शुद्ध हिंदी नाम है संयोजक चिन्ह, मतलब जोड़ने वाला चिन्ह, जोड़ने वाला चिन्ह। जानते हैं जैसे ना मेथिल और 2 को जोड़ता है,
कि मेथिल दूसरे कार्बन से ही है, दोनों को जोड़ रहा है। समझ पा रहे हैं? और इसका यूज कब करते हैं कि जब, अगर आप ट्रिक समझना है कि बस ये समझ लो कि अंग्रेजी का कोई वर्ड हो, अंग्रेजी का कोई वर्ड हो, उसके पहले या उसके बाद में, अंग्रेजी का कोई वर्ड हो, उसके पहले या उसके बाद में कोई संख्या आई हो, तो अंग्रेजी के वर्ड और उस संख्या के बीच में क्या लगा देना है? बस अंग्रेजी का वर्ड मतलब ए टू जेड, अल्फाबेटिकल में जो भी आए, ए टू जेड, ट्राई, जो भी ट्राई, डाई वगैरह जो भी आए, तो अंग्रेजी के वर्ड्स और संख्या के बीच में क्या लगा देना है? हाइफन। जैसे मान लो यही बोला, जैसे टू मेथिल, टू और क्या लगाया आपने? हाइफन। यहाँ भी क्या लगाया आपने? हाइफन। मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, सुनो, जैसे कभी ऐसा केस आए कि, चलो मैं, जैसे मान लो ऐसा केस आया होता कि मान लो लिखा जा रहा है 3 एथिल, जैसे मैं केस बता रहा हूँ, जैसे कहीं लिखा है 3 एथिल, क्या लिखा है? 3 एथिल और 2 मेथिल मान लो है। आपको 3 एथिल लिखना था और क्या लिखना था? 2 मेथिल लिखना था, मान लो 2 मेथिल लिखना था। तो थोड़ा जान लीजिए आप लोग कि ना, कि अगर संख्या कभी बीच में आ जाए, मतलब उसके इधर भी अंग्रेजी का वर्ड हो, उसके उधर भी अंग्रेजी का वर्ड हो, तो वहां दोनों जगह क्या होना चाहिए? बस, मतलब ये तो आप कर लेंगे, ये कोई बहुत खास बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ जिससे ताकि आप मिस्टेक आपसे ना हो, आपने किया भी होगा कि अगर ऐसा कभी आए तो भाई संख्या के पहले या बाद में अगर दोनों स्थान पे अंग्रेजी के वर्ड आए तो दोनों ही स्थानों पे क्या लगा देना है? अब बाद में ही आ रहा है तो बाद में ही लगाना है। और एक और लास्ट पॉइंट, लास्ट मिस्टेक होने के जो चांस होते हैं, अगर दोनों ही अंग्रेजी के वर्ड हो, जैसे मेथिल और पेंटेन आ रहा है, हेक्सेन आ रहा है, अगर अंग्रेजी के ही दोनों वर्ड हो तो उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगाना है, कोई भी चिन्ह नहीं लगाना है, और उनको पास पास लिखना है। कैसे लिखना है? हाँ, उनके बीच में कोई गैप भी नहीं देना है, पास में लिख देना, मेथिल पेंटेन एकदम पास में। ठीक है, ऐसे यहां भी देखो, इनके बीच में कोई गैप, समझ पाए आप? लिखो फटाफट। देखिए ध्यान से आप लोग, आप थोड़ा इस नियम को जान लो कि भाई संख्यात्मक पूर्वलग्न का मतलब संख्याओं के बीच में कॉमा का यूज करते हैं, और ये लिखा है संख्यात्मक पूर्वलग्न और अंग्रेजी वर्णमाला का कोई वर्ड आ जाए उसके बीच में क्या लगाते हैं? हाइफन। ये मैंने बताया था, थोड़ा सा लिखवा दिया ताकि याद रहे आप। इसके बाद ये थोड़ा से जो है कुछ कार्बनिक यौगिक दिए गए हैं आपके सामने, इनका प्रयास करें नाम लिख के आने का। भाई क्या आप सोच सकते हैं, क्या नहीं सोच सकते हैं आप, प्रयास करें थोड़ा सा ना, इसको सॉल्व करके आइए, फिर इसको मैं चेक करूंगा अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसकी चेकिंग की जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज आप इतना ही पढ़िए।